ओके स्टूडेंट्स, तो जेनेटिक इंजीनियरिंग का इंट्रोडक्शन के बाद आज अपन जेनेटिक इंजीनियरिंग की फर्स्ट टेक्नोलॉजी स्टार्ट कर रहे हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी जो थी, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, उसके क्या टूल्स हैं वो हमारा आज का टॉपिक है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के टूल्स की अगर अपन बात करें तो उसमें सबसे पहली बात है बच्चों एंजाइम्स। तो एंजाइम्स में क्या क्या एंजाइम इसके अंदर यूज होंगे, उसमें है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, दैट इज द की एंजाइम ऑफ द रिकॉम्बिनेशन डीएनए टेक्नोलॉजी। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज एज ए डीएनएज या एज ए न्यूक्लियस एंड डीएनए लाइगेज जो फ्रेगमेंट को सील करने के काम आएगा, डीएनए पॉलीमरेज जो फ्रेगमेंट का मल्टीप्लिकेशन या कॉपी बनाने के लिए यूज होगा। वेक्टर, यस आपको पता है वेक्टर की नीड होगी। वेक्टर ये हमारे जो फॉरेन जीन है या एलियन जीन या डिजायर जीन है उसको अपने साथ इंटीग्रेट करेगा और होस्ट सेल में लेके जाएगा और एक्सप्रेस करवाएगा। और होस्ट सेल बेसिकली तीन मेजर टूल है रिकॉम्बिनेशन डीएनए टेक्नोलॉजी के, तो अपन इन्हीं को पहले स्टडी करेंगे, उसके बाद अपन रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल अपन स्टार्ट करते हैं एंजाइम्स, और एंजाइम्स में आज अपन लेते हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। इज दैट क्लियर? तो बच्चों जब रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की बात है तो बहुत ही बेसिक तरीके से और अच्छे तरीके से आपको देखना है इसे, ठीक है ना। मैं आपको इसका फंडामेंटल क्लियर करवा दूंगा, प्रिंसिपल्स बता दूंगा, बाकी आप कोई भी रेफरेंस पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की बात करते हैं। सबसे पहले हमारे लिए ये जानना है कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है क्या। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम एक डीएनए है जो कट करता है किसी डीएनए को। डीएनए कट टू डीएनए, ये खुद एक डीएनए है जो किसी दूसरे डीएनए को काटता है। इसे मॉलिक्यूलर सीजर भी कहते हैं। बच्चों रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की डिस्कवरी ही यो समझिए जेनेटिक इंजीनियरिंग का एक मेन पॉइंट था, है ना। तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की डिस्कवरी से ही जेनेटिक इंजीनियरिंग आगे जो है वो इतनी ग्रो की है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारा। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम एक डीएनए है जो कट करता है किसी दूसरे डीएनए। तो अब सवाल ये है कि ये किसका डीएनए है ना। तो बच्चों रेस्ट्रिक्शन एंजाइम प्रोकैरियोटिक सेल में आपको मिलेगा। किसका डीएनए है? प्रोकैरियोटिक सेल का। प्रोकैरियोटिक सेल यानी बैक्टीरिया, यानी ऑल रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ऑब्टेन फ्रॉम बैक्टीरिया। इज दैट क्लियर? अब बच्चों इसके अंदर हमें ये देखना है कि ये बैक्टीरिया में ही क्यों है, बाकी किसी में क्यों नहीं है ना। तो अभी इसके बारे में बताते हैं। देखो बच्चों जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है वो बैक्टीरिया को डिफेंस प्रोवाइड करवाता है। किससे डिफेंस प्रोवाइड करवाता है? बैक्टीरिया को खतरा किससे है? बैक्टीरियोफेज से। तो ये बैक्टीरिया को डिफेंस प्रोवाइड करवाता है किससे? बैक्टीरियोफेज से। और बैक्टीरिया में डिफेंस देने के लिए दो एंजाइम है बच्चों। एक होता है मेथाइलेज और एक होता है बेटा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। आपको कुछ बुक्स में डायरेक्ट ये नाम भी देखने को मिलेगा, एंडोन्यूक्लियस, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस भी बोलते हैं इसको। तो बैक्टीरिया में डिफेंस के लिए दो एंजाइम होते हैं, एक मेथाइलेज और एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। इज दैट क्लियर? ये दोनों मेथाइलेज क्या करता है? डीएनए का मेथाइलेशन करता है, और रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डीएनए को कट करता है। किसके डीएनए को कट करेगा? बैक्टीरियोफेज के डीएनए को कट करेगा। इज दैट क्लियर? बात समझ आ रही है? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम किसके डीएनए को कट करेगा? कट किसके डीएनए को करेगा? बैक्टीरियोफेज के डीएनए को कट करेगा। राइट? तो बैक्टीरियोफेज जब अटैक करता है बैक्टीरिया के अंदर तो ये अपना डीएनए ट्रांसमिट करता है बैक्टीरिया में, है ना। तो बैक्टीरिया का डीएनए ही किसका रोल कर रहा है? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का, जो आने वाले बैक्टीरियोफेज के डीएनए को काटता है स्पेसिफिक सीक्वेंस से, है ना। ये भी ध्यान रखना। तो मैं ब्रीफली बता रहा हूं बिल्कुल कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम बैक्टीरिया को डिफेंस देता है
किससे देता है? बैक्टीरियोफेज से, क्योंकि ये बैक्टीरियोफेज के डीएनए को कट कर देता है ना। तो फिर बैक्टीरियोफेज मल्टीप्लाई नहीं हो पाएगा बैक्टीरिया के अंदर और बैक्टीरिया फिर सर्वाइव करेगा। बैक्टीरिया में डिफेंस के लिए क्या क्या एंजाइम है? एक मैथाइलेज है और एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है। मैथाइलेज मैथाइलेशन का रोल करेगा, ये डीएनए को मैथाइलेटेड करेगा, और रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है वो बैक्टीरियोफेज के डीएनए को कट करेगा। बेसिक बात समझ आ गई आपको? ओके, तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम एक डीएनए है जो कट करता है किसी दूसरे डीएनए को। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम प्रोकैरियोट्स में मिलेगा यानी बैक्टीरिया में मिलेगा, और ये बैक्टीरिया को डिफेंस देता है किससे? बैक्टीरियोफेज से। इज दैट क्लियर? यहां तक बात आपको समझ आ गई। आगे मूव करते हैं। देखो, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की जो डिस्कवरी है उसको लेकर मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले आर्बर ने 1960 टू 1970 के बीच में, है ना, 1960 के बाद और 1970 से बिफोर, आर्बर ने सबसे पहले इकोलाई के अंदर ये स्टडी किया कि इकोलाई में डिफेंस देने वाले एंजाइम होते हैं, डिफेंस एंजाइम प्रेजेंट है, और वो दो तरह के हैं। एक मेथाइलेशन का काम करता है यानी उसे मेथाइलेज बोलेंगे, और एक डीएनए को कट करने का काम करेगा उसको बोलेंगे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। तो ये आर्बर ने सबसे पहले जो है ये डिस्कवर किया था, स्टडी की, डिस्कवरी की, आप कुछ भी बोलिए, इकोलाई का। यस, क्लियर? लेटन और आर्बर के साथ स्मिथ और नाथन्स ने मिलकर ये पूरा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को डिस्कवर किया, इसका कटिंग पैटर्न समझाया, इसका रिकॉग्निशन सीक्वेंस समझाया, ठीक है ना। तो अल्टीमेट फाइनली इसकी पूरी स्टडी डिस्कवरी का क्रेडिट जाता है आर्बर, स्मिथ और नाथन्स को, और इनके लिए इनको नोबेल प्राइज से भी सम्मानित किया गया, ठीक है ना। तीनों को क्रेडिट जाता है। इज दैट क्लियर? तो फर्स्ट डिस्कवरी जो हुई थी वो इकोलाई के अंदर हुई थी बच्चों, ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है? कोई डाउट? और पहला रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो कि जिसका कि सीक्वेंस पता लगाया गया, जिसका पूरा कटिंग पैटर्न समझाया गया, जो जिसका पूरा मैकेनिज्म समझाया गया, वो था हिंद सेकेंड। फर्स्ट आइसोलेटेड एंजाइम जो था, जिसका पूरा मतलब डिटेल स्टडी किया गया था, वो था हिंद सेकेंड, और ये लिया गया था हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा से। बैक्टीरिया ने हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा से ये आइसोलेट किया गया था, ठीक है ना, हिंद सेकेंड, ठीक है। मेरी बात से ध्यान से सुनिए, पहला वो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जिसका कंप्लीट रिकॉग्निशन सीक्वेंस पता लगाया गया, पूरा मैकेनिज्म जिसका पता लगा, वो कौन था? हिंद सेकेंड था, ठीक है, और आइसोलेटेड फ्रॉम हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। इज दैट क्लियर? और पहली डिस्कवरी हुई थी इकोलाई के अंदर, आर्बर्स ने की थी। इज दैट क्लियर? चलिए, ये छोटी सी हिस्ट्री के बाद अब अपन आते हैं वापस अपने पॉइंट पर। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की सबसे लार्जेस्ट कैटेगरी में इंक्लूड किया जाता है, लार्जेस्ट कैटेगरी का ये पार्ट है, और वो एंजाइम की सबसे लार्जेस्ट कैटेगरी कौन सी? न्यूक्लियस। यानी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को क्लासिफाइड किस कैटेगरी में किया जाता है? न्यूक्लियस कैटेगरी में इसे क्लासिफाइड किया जाता है, ठीक है ना। तो ये न्यूक्लियस कैटेगरी का पार्ट है। न्यूक्लियस कौन होता है? जो न्यूक्लिक एसिड को कट करता है। न्यूक्लिक एसिड यानी जो डीएनए या आरएनए को कट करता है, ठीक है, उस कैटेगरी में इसको इंक्लूड किया गया, क्लासिफाइड किया गया, राइट। अब बच्चों थोड़ा सा आप ये समझ लीजिए कि आपसे क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि न्यूक्लियस और रेस्ट्रिक्शन एंजाइम में क्या डिफरेंस है। न्यूक्लियस वो एंजाइम है जो डीएनए को कहीं से भी कट सकता है, यानी ये नॉन स्पेसिफिक क्लीवेज करता है, नॉन स्पेसिफिक क्लीवेज करता है, यानी ये डीएनए को कहीं से भी कट कर सकता है। इज दैट क्लियर? व्हाई रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कट टू स्पेसिफिक सीक्वेंस, ये स्पेसिफिक सीक्वेंस को ही काटता है। इज दैट क्लियर? हर जगह से नहीं काटता। Is that clear? That is the major difference between two categories. Is that clear?
समझ गए एकदम अच्छे से। न्यूक्लियस नॉन स्पेसिफिक क्लीवेज कर रहा है, दैट मीन्स वो कहीं से भी कट कर सकता है, जबकि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कट टू स्पेसिफिक सीक्वेंस, है ना। और भी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का आप क्लीवेज पैटर्न समझेंगे तो उसमें आपको और भी इसकी क्वालिटी समझ आएगी। इसीलिए जेनेटिक इंजीनियरिंग में जिसको यूज किया जाता है वो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को ही यूज किया जाता है, ना कि न्यूक्लियस। इज दैट क्लियर? बात समझ आ गई? चलिए बेसिक बातें मैं पहले आपको बताना चाहता हूं। इसके बाद अब आता है अपने देखो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का, बताते हैं आपको कि अब तक 900 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को आइसोलेट भी कर लिया गया है, डिस्कवर भी कर लिया गया है, और इनका रिकॉग्निशन सीक्वेंस भी आइडेंटिफाई कर लिया गया है, रिकॉग्निशन सीक्वेंस भी आइडेंटिफाइड हो गया है। और ये जो 900 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम हैं ये 230 बैक्टीरियल स्ट्रेन से आइसोलेट किए गए, लगभग 230 बैक्टीरियल स्ट्रेन से ये आइसोलेट किए गए हैं। और अब तक 900 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम आइसोलेट हो गए हैं, डिस्कवर हो गए हैं, और उनका रिकॉग्निशन सीक्वेंस पता लगा लिया गया। रिकॉग्निशन सीक्वेंस क्या होता है? वो सीक्वेंस जिसको रेस्ट्रिक्शन एंजाइम आइडेंटिफाई करके उसको कट करेगा, उस सीक्वेंस को कहते हैं रिकॉग्निशन सीक्वेंस। इज दैट क्लियर? तो ये भी आपके एनसीईआरटी की लाइन है, तो इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद अब अपन सीधा अपने मेन पॉइंट पर आ जाते हैं, ठीक है। देखो बच्चों, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का सबसे पहले आज अपन आपको सिखाएंगे, ताकि तभी तो अपन इसको आगे पढ़ पाएंगे। हम इसका आपको क्लीवेज पैटर्न आज सिखाएंगे, ये मेन चीज है बेटा। इसका क्लीवेज पैटर्न कैसे ये क्लीवेज करता है वो सिखाते हैं। देखो सबसे पहले कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ऑलवेज पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस को कट करता है, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस को क्लीवेज करता है, क्लीवेज टू पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, क्लीवेज टू पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। अब देखो मैंने आपको मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में बताया था कि व्हाट आर पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस वो होते हैं जैसे कि देखो GAATTC, ये 5 डेज, ये 3 डेज। अब देखो GAATTC, ये 3 डेज और ये 5 डेज। अब देखो पैलिंड्रोमिक वो है जो मिरर इमेज सीक्वेंस होते हैं एक दूसरे के। देखो आप इधर से रीडिंग करो GAATTC, अब आप इधर से रीडिंग करो GAATTC, यानी दोनों डायरेक्शन में रीडिंग जब सेम आती है तो इस सीक्वेंस को अपन बोलते हैं पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। करेक्ट? बात समझ आ गई एकदम अच्छे से, ठीक है। जैसे कि देखो आपको एक वैसे रख बताता हूं, देखो DNA मैडम एंड, चलिए आप इधर से रीडिंग करो DNAMADAMAND, ठीक है। अब उधर से रीडिंग करो DNAMADAMAND, है ना। तो दोनों डायरेक्शन में रीडिंग जब सेम आ रही है तो इसे कहते हैं अपन पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। और रेस्ट्रिक्शन एंजाइम किसको कट करता है बेटा? पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस को कट करता है, नंबर एक बात। दूसरी बात, लगभग ये 4 to 8 न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस होता है, 4 to 8 न्यूक्लियोटाइड का ये सीक्वेंस होता है, ठीक है। तीसरी बात कि जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जिस सीक्वेंस को कट करता है, इसके बारे में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो सुनना कि ईच रेस्ट्रिक्शन एंजाइम हैविंग स्पेसिफिक रिकॉग्निशन सीक्वेंस। इस बात को समझिएगा, ऐसा नहीं है कि हर एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम हर एक पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस को काटेगा। हर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का, ईच रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का अपना एक स्पेसिफिक सीक्वेंस होता है, केवल वो उसी को कट करता है, ध्यान रखिएगा। जैसे कि एग्जांपल से समझाता हूं, जैसे कि एग्जांपल लेते हैं अपन EcoR फर्स्ट, ये एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है और ये जिस सीक्वेंस को काटता है वो है GAATTCCTTAAG, राइट। यानी EcoR फर्स्ट केवल इसी सीक्वेंस को कट करेगा, केवल इसी सीक्वेंस को कट करेगा, इस बात को ध्यान में रखना है आपको, राइट। ये और किसी सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज नहीं करेगा, इसका यही रिकॉग्निशन सीक्वेंस है।
राइट। चलो और ये इकोलाई से लिया जाएगा, इको का मतलब इकोलाई से लिया जाएगा, राइट। अभी नोमेनकल्चर भी सिखाएंगे आपको। इसके अलावा देखो एक और आपको बताते हैं अपन, जैसे कि एक और है बाम एच फर्स्ट, ठीक है। ये बेसिलस एमाइलोक्विफेसिन से लिया जाता है। बेसिलस एमाइलोक्विफेसिन एक बैक्टीरिया है जिससे ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम लिया जाता है, और इसका सीक्वेंस है GGATTC। तो इधर क्या आ जाएगा बेटा, सॉरी, हाँ ये रहेगा GGA। तो इधर देखो GAATTCC, सॉरी ये ऐसे नहीं बनता बच्चों, अब सही है, अब सही है। अब देखो GGATTCC, राइट। ये सीक्वेंस है बच्चों बाम एच फर्स्ट का। इज दैट क्लियर? इसी के साथ अब देखो आप इको आर फर्स्ट का सीक्वेंस अलग है और बाम एच फर्स्ट का सीक्वेंस अलग है, ठीक है ना। इसी तरह देखो हिंद थर्ड का, इसी तरह एक और बताता हूं आपको, हिंद थर्ड। अब देखो हिंद थर्ड किससे लिया जाता है, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा से, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा से, राइट। इसका सीक्वेंस है देखो AAGCTT। तो क्या बन जाएगा देखो AAGCTT, राइट। तो ये अब आप इन तीन एग्जांपल से क्या समझ रहे हो बेटा, इन तीन एग्जांपल से आप ये समझ रहे हो कि ईच रेस्ट्रिक्शन एंजाइम हैविंग स्पेसिफिक रिकॉग्निशन सीक्वेंस, ठीक है ना। अब ये इसको नहीं कट करेगा, ये इसको नहीं कट करेगा, ठीक है ना, क्योंकि इसका ये रिकॉग्निशन सीक्वेंस नहीं है सारे पैलिंड्रोमिक, लेकिन सबका अपना एक स्पेसिफिक रिकॉग्निशन सीक्वेंस होता है, राइट। एक बात और साथ में, और इनका स्पेसिफिक क्लीवेज पैटर्न होता है, और अपना क्लीवेज करने का पैटर्न भी सबका अलग अलग होता है, ऐसा नहीं कि सबका एक ही पैटर्न होगा, राइट। समझ आ रही है बात? तो देखो आपको अपने बात में क्या, अपने दिमाग में क्या बात बैठानी है, पहला ये कि पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस को कट करेगा, दूसरा कि लगभग ये ऑन एंड एवरेज 4 से 8 न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस होता है, और ईच रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का अपना एक स्पेसिफिक क्या होगा, रिकॉग्निशन सीक्वेंस होगा, और स्पेसिफिक ही क्लीवेज पैटर्न होगा। बस ये बात आपको ध्यान में रखनी है, समझ आए? चलिए अब थोड़ा इसको और आगे बताते हैं आपको। यहां तक आपको बात समझ में आ गई है। अब इनका क्लीवेज पैटर्न देखते हैं। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम दो तरह का क्लीवेज करता है, एक है बेटा स्टेजर्ड क्लीवेज और एक है इवन क्लीवेज, स्टेजर्ड और इवन, ठीक है। तो मैं हालांकि एक सिंपल से एग्जांपल से सिखा रहा हूं, ठीक है, ध्यान से देखो। स्टेजर्ड क्लीवेज क्या है, देखो GAATTC और CTTAAG। अभी हमने पढ़ा था 5 days 3 days और ये 5 days और ये 3 days, ठीक है। अब स्टेजर्ड क्लीवेज में क्या होता है, जैसे इसका ये किसका रिकॉग्निशन सीक्वेंस है, इको आर फर्स्ट है ना, उसी का एग्जांपल ले लेते हैं अपन। तो देखो स्टेजर्ड क्लीवेज में क्या होता है कि वो इस तरह से क्लीवेज करेगा, जैसे ये ऐसे क्लीवेज करेगा, यहां से क्लीवेज किया और यहां से किया। तो क्या होगा देखो कि जब क्लीवेज हो गया तो उसके बाद में क्या होगा, एक एंड पर आपको केवल G मिलेगा, एक एंड पर मिलेगा AATTC, यानी एक एंड आपको स्मॉल मिलेगा और एक एंड आपको क्या मिलेगा, लॉन्ग मिलेगा। इज दैट क्लियर? यानी अनइक्वल क्लीवेज हुआ है ये, है ना। ये देखो ये अलग हो जाएगा और ये अलग हो जाएगा, ठीक है ना। इसी तरह इसका ये पार्ट अलग हो जाएगा और ये पार्ट इसका अलग हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये जो क्लीवेज है वो स्टेजर्ड क्लीवेज होता है, और जब स्टेजर्ड क्लीवेज होता है तो हमें जो ये एंड मिलते हैं, हमें एक छोटा एंड मिलेगा और एक लंबा लॉन्ग एंड मिलेगा ना। तो इनको बोलते हैं अपन स्टिकी एंड, या इनको बोलते हैं कोहेसिव एंड, स्टिकी एंड या कोहेसिव एंड। और ये जो स्टिकी एंड होते हैं ये कॉम्प्लीमेंट्री एंड होते हैं। क्या होते हैं ये? कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं।
ठीक है ना। ये दो अलग अलग डीएनए को काटेगा तो दोनों कॉम्प्लीमेंट्री होंगे, और जब कॉम्प्लीमेंट्री होंगे तो इनका लाइगेशन आसानी से हो जाएगा, यानी इजीली इनका क्या हो जाएगा, लाइगेशन हो जाएगा, और इसीलिए ये यूजेबल है जेनेटिक इंजीनियरिंग। जी समझ लेना, जेनेटिक इंजीनियरिंग। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्यों यूजेबल है जेनेटिक इंजीनियरिंग में, क्योंकि ये जो एंड बनाता है वो कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, तो फर्दर उनकी बाइंडिंग, आपको पता है ना डीएनए कॉम्प्लीमेंट्री बाइंडिंग करते हैं, तो फर्दर उनकी बाइंडिंग आसानी से हो जाएगी, लाइगेशन आसानी से हो जाएगा, इसीलिए अपन इसको जेनेटिक इंजीनियरिंग में यूज करते हैं। स्टेजर्ड क्लीवेज समझ आ गया। अब ये ध्यान रखिए, कोई एंजाइम तो स्टेजर्ड कर सकता है, कोई इवन कर सकता है, ऐसा नहीं है कि एक एंजाइम स्टेजर्ड भी करेगा और वो इवन भी करेगा। इज दैट क्लियर? मैंने अभी बोला सबका सीक्वेंस अलग अलग है और सबका क्लीवेज पैटर्न भी अलग अलग है। इज दैट क्लियर? समझ आया? लेकिन मैं आपको इसी एग्जांपल से सिखा देता हूं, हालांकि इक्वार फर्स्ट का ये पैटर्न नहीं है, लेकिन मैं सिखा देता हूं। देखो, हाँ देखो जरा, इवन क्लीवेज क्या है, जैसे सपोज करो गा टीटीसी है, सीटीटी एएजी है, राइट। इवन, इवन मतलब इक्वल, तो इस बार जो क्लीवेज होगा वो यहां से होगा, ऐसे क्लीवेज होगा। तो देखो बराबर बराबर इस तरह से सेगमेंट ये अलग हो जाएंगे, ये अलग हो जाएंगे, ये पार्ट अलग, ये पार्ट अलग, राइट। समझ आ गया? सो ये इवन क्लीवेज है जिसमें दोनों फ्रेगमेंट बराबर होंगे, है ना। तो इसमें भी जो एंड मिलेंगे हमें, इनको अपन बोलते हैं प्लस एंड या ब्लंट एंड, और ये भी कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं और इनको भी जेनेटिक इंजीनियरिंग में यूज किया जाता है, राइट। और एक और चीज, ये दोनों एंड आपस में इंटरचेंज भी किए जा सकते हैं। ब्लंट एंड को स्टिकी बनाया जा सकता है, स्टिकी को ब्लंट एंड बनाया जा सकता है। इज इट क्लियर? और दोनों ही कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, दोनों ही जेनेटिक इंजीनियरिंग में यूज होते हैं। इस बात को समझिएगा अच्छे से, है ना। तो दो तरह का क्लीवेज पैटर्न होता है, एक स्टेजर्ड और एक इवन क्लीवेज। इज दैट क्लियर? इकोआर्थस का मैंने एग्जांपल लिया तो वो स्टेजर्ड क्लीवेज ही है, ध्यान रखना, ठीक है। वो तो मैंने आपको एक समझाने के लिए बनाया है। इज दैट क्लियर? तो बताइए, क्लीवेज पैटर्न समझ आया? और मेरी एक बात को अपने माइंड में फिट कर लेना, ईच रेस्ट्रिक्शन एंजाइम हैविंग स्पेसिफिक रिकॉग्निशन सीक्वेंस एंड स्पेसिफिक क्लीवेज पैटर्न। इज दैट क्लियर? ये बात अपने दिमाग में बिठाना है आपको। करेक्ट बच्चों? ओके। तो ये आपने क्लीवेज पैटर्न सीखा इसका, और ये जो एंड मिलते हैं, इन एंड्स को आपस में चेंज भी किया जा सकता है, और दोनों ही एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग में यूज होते हैं क्योंकि दोनों ही कॉम्प्लीमेंट्री एंड्स होते हैं, ठीक है ना। इज दैट क्लियर? और जो न्यूक्लियस है, मैंने आज बताया था कि न्यूक्लियस को जेनेटिक इंजीनियरिंग में यूज नहीं किया जाता क्योंकि न्यूक्लियस एक तो कहीं से भी काट देगा, दूसरी बात वो कॉम्प्लीमेंट्री एंड्स नहीं बनाएगा। इज दैट क्लियर? ये चीज अब देखो, थोड़ा सा क्लीवेज मैकेनिज्म देखो इसका, क्लीवेज मैकेनिज्म देखो इसका कैसे ये काम करता है। देखो सबसे पहले क्या करेगा ये, इनिशियली सबसे पहला काम, इनिशियली बाइंड टू डीएनए एंड इंस्पेक्ट रिकॉग्निशन सीक्वेंस। सबसे पहले ये जिस डीएनए को काटना है उस डीएनए से बाइंड होगा। जैसे ये डीएनए है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम सबसे पहले इसके साथ बाइंड होगा। सपोज करो ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है, तो ये इसके साथ बाइंड होगा। बाइंड होकर ये अपना सीक्वेंस इंस्पेक्ट करेगा, पता लगाएगा कि भी मेरा कटिंग सीक्वेंस यहाँ पर है या नहीं है, राइट। एक बार जो इसे सपोज करो कि इसे इसका ये सीक्वेंस मिल गया, ये रिकॉग्निशन सीक्वेंस मिल गया इसे, है ना। तो जब इसको अपना रिकॉग्निशन सीक्वेंस मिल जाएगा तो फिर ये क्या करेगा, क्लीवेज करेगा। क्लीवेज ऑफ रिकॉग्निशन सीक्वेंस या रिकॉग्निशन साइट, जो भी इसका सीक्वेंस है उसको क्या करेगा, क्लीवेज करेगा, कट कर देगा उसको, है ना। आइदर स्टेजर्ड और आइदर इवन, अभी मैंने बताया था, तो उसको ये क्लीवेज कर देगा। बात समझ आ गया? सबसे पहले ये बाइंड होगा डीएनए के साथ, अपना सीक्वेंस जो है उसको इंस्पेक्ट करेगा। जब इसको अपना सीक्वेंस मिल जाएगा उसके बाद ये उसको उस रिकॉग्निशन साइट या सीक्वेंस को कट कर देगा, राइट। जो भी उसका क्लीवेज पैटर्न होगा उसको उस पैटर्न से वो कट कर देगा। इज दैट क्लियर? तो ये इसका क्लीवेज मैकेनिज्म है। इज दैट क्लियर? समझ आ गया? यानी अब मान लो यहाँ पे इसको क्या कर देगा, कट कर देगा, ठीक है। और ये देखो बेटा, एक और चीज बताता हूं मैं आपको, ये एंडोन्यूक्लियस प्रॉपर्टी शो,
यहाँ पर आपके जो बुक में बता रखे वो एंडोन्यूक्लियस प्रॉपर्टी, जबकि जो न्यूक्लियस कैटेगरी के एंजाइम होते हैं उनकी दोनों कैटेगरी होती है, एंडोन्यूक्लियस भी होती है और एक्सोन्यूक्लियस कैटेगरी भी होती है। ये दोनों कैटेगरी के एंजाइम होते हैं, है ना। एंडोन्यूक्लियस वो होते हैं जो अंदर से काटते हैं, जैसे ये डीएनए है। एंडोन्यूक्लियस वो होंगे जो अंदर से काटेंगे, बीच में से काटेंगे, है ना। तो ये इस चीज को कट कर रहे हैं, तो यहाँ कौन सा बॉन्ड होता है बताओ, फोस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। तो ये फोस्फोडाइएस्टर बॉन्ड को कट कर रहे हैं, इसको कट कर रहे हैं। इज दैट क्लियर, समझ आ गया। और एक्सोन्यूक्लियस वो होंगे जो कि एंड से काटेंगे, एंड से काटेंगे यहां से, ठीक है ना, ये एंड को कट करेंगे, ठीक है ना। तो ज्यादातर ये H बॉन्ड क्लीवेज करते हैं, और थोड़ा अंदर हुआ तो ये फोस्फोडाइएस्टर बॉन्ड को भी क्लीवेज कर सकते हैं, इनको ये क्लीवेज करते हैं। इज दैट क्लियर, समझ आ गया एकदम अच्छे से। तो एंडोन्यूक्लियस जो वर्ड है उसका मतलब है कि ये अंदर से काट रहा है, और एक्सोन्यूक्लियस का मतलब है कि ये एंड से काट रहा है। तो वो जो वर्ड आ रहा है उसके लिए भी आपको बिल्कुल कंफ्यूजन लेने की जरूरत नहीं है। इज दैट क्लियर, चलिए ये वाली बात भी हो गई आपकी। अब क्लीवेज पैटर्न पूरा हो गया है इसका। अब आपको मैं बताता हूं इसका जेनेटिक इंजीनियरिंग में अपने को यूज क्या करना है इसका। देखो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का जेनेटिक इंजीनियरिंग में कैसे यूज हो रहा है, देखो एक एग्जांपल से सिखाऊंगा। पहली बात कि जैसे कि ये हमारा डिजायर डीएनए जीन है या डीएनए है, और ये हमारा वेक्टर है, ठीक है ना, ये हमारा वेक्टर है। मेरी फर्स्ट बात आपको ध्यान में रखनी है कि आप सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से दोनों को ट्रीट करोगे। क्यों? क्योंकि अलग अलग रेस्ट्रिक्शन एंजाइम आपने यूज किया तो वो तो इसका सीक्वेंस अलग का, डिफरेंट रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है तो वो इसको अलग काटेगा, इसको अलग काटेगा, तो फिर दोनों एंड कॉम्प्लीमेंट्री नहीं होंगे ना, तो जुड़ेंगे नहीं। ध्यान रखना, जैसे सपोज करो इसको तो आपने इको आर फर्स्ट से कट किया और इसको आपने बाम एच फर्स्ट से कट किया। अब आप देखिए ये डिफरेंट सीक्वेंस को काटेगा, ये डिफरेंट सीक्वेंस को काटेगा, तो दोनों के सीक्वेंस क्या होंगे, डिफरेंट होंगे, तो फिर वो बाद में जुड़ेंगे नहीं ना। इस जीन को आपको इसके साथ जोड़ना है ना, तो वो जुड़ेंगे ही नहीं क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री नहीं होंगे, क्योंकि दोनों के सीक्वेंस का आपने अभी देखा ना कि इसका सीक्वेंस अलग था, इसका सीक्वेंस अलग था, तो दोनों के सीक्वेंस अलग अलग है, तो फिर वो बाद में बाइंड नहीं होंगे। तो मेरी फर्स्ट बात आपको क्या ध्यान रखनी है कि जो भी आपका वेक्टर डीएनए है और जो आपका डिजायर डीएनए है, राइट, इनको आप सिमिलर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से ट्रीट करेंगे, सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से ट्रीट करेंगे आप। जैसे सपोज करो कि इको आर फर्स्ट से ही इसको काटेंगे और इको आर फर्स्ट से ही इसको काटेंगे, तभी आपको कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस मिलेगा। इज दैट क्लियर? जैसे मैं आपको एक एग्जांपल, आपके एनसीईआरटी में डायग्राम है, आज मेरी क्लास के बाद वो डायग्राम आप जरूर देखिएगा, ठीक है। तो मैं आपको उस डायग्राम का ओवरव्यू देता हूँ। आपके जो डायग्राम है वो ये है कि जैसे आपका ये डिजायर डीएनए है, उसका ये सीक्वेंस दे रखा है इस तरह से, ये आपका डिजायर जीन है, ठीक है ना। मैं एक जनरल आउटलाइनिंग दे रहा हूँ, ठीक है। तो उसका ये सीक्वेंस है, देखो गा GAATTC, और इधर क्या रहेगा बच्चों, CTTAAG, ये ठीक है। और इधर आपका ये वेक्टर है, ये वेक्टर है, राइट, समझ रहे ना, ये आपका वेक्टर है, ये वेक्टर डीएनए। तो इस पर भी वही सीक्वेंस है बेटा, GAATTC, और ये क्या आ जाएगा, CTTAAG, राइट। अब देखो आपको अपना वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए देखने तो प्रोटोकॉल याद है ना, सबसे पहले अपन जीन लेते हैं, फिर अपन वेक्टर लेते हैं, है ना। तो वेक्टर को अपने कट करते हैं, ठीक है, और फिर इसके साथ अपन ये जीन यहाँ पर इंटीग्रेट करते हैं। ये याद है ना आपको, ये पूरे चैप्टर में याद रखना। तो देखो बच्चों, वेक्टर को अकेले को कट नहीं करेंगे, जीन को भी कट करना पड़ेगा अपने को, है ना। तो इसको भी हम इको आर फर्स्ट से ट्रीट करेंगे, क्योंकि ये साइट किसकी है, इको आर फर्स्ट की ही है। इसको भी अपन इको आर फर्स्ट से यूज करेंगे, कट करेंगे। तो देखो दोनों के लिए सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम आपको यूज करना है।
और देखना आप क्या एडवांटेज होगा सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज करने का। तो जब अपन इसको यूज करेंगे तो ये कट करेगा, देखो यहां से इसने कट कर दिया, आप देख रहे हैं अच्छे से देखो, और यहां से ये कट कर दिया, क्योंकि इको फर्स्ट क्या करता है, स्टेजर्ड क्लीवेज करता है, स्टेजर्ड। ठीक है, सिमिलरली बेटा आप इसको यहां से कट कर दीजिए और इसको यहां से कट कर दीजिए, कट कर दिया आपने, स्टेजर्ड क्लीवेज हो गया। अब देखो क्या होगा, रिजल्टिंग ये होगा बेटा कि इसका आपके पास ये पार्ट बचा है, देखो ये जी वाला पार्ट कट, ये वाला पार्ट अलग हो गया ना, देखो यहां से कट गया तो ये पार्ट अलग हो गया। ठीक है, क्या बचा आपके पास, सी टी टी ए, तो इधर ये जी अलग हो गया, इधर ये वाला पार्ट अलग हो गया, इधर ये वाला पार्ट अलग हो गया, ये अलग हो गया। बात समझ आ गई। अब देखो इधर से ये पार्ट अलग है, तो इधर से आपके पास, सॉरी इधर से आपके पास ये वाला पार्ट बचा, तो इस पार्ट को देखिए, ये देखो यहां जुड़ जाएगा ए ए टी टी, राइट, और इधर जो है सी है, और इधर दूसरे का फ्रेगमेंट का क्या है, जी, ये बात इसका जी बचा हुआ है ना आपके पास, ये देखिए इस तरह से देखो, अब इनके बीच में देखो ये बॉन्डिंग हो जाएगी, ये देखो ये वेक्टर डीएनए का पार्ट है और ये आपका जीन है। अब देखो ये जीन इस वेक्टर के साथ क्या हो गया, जुड़ गया है, समझ आया एकदम अच्छे से। और यही था कॉम्प्लीमेंट्री पेयरिंग, यही था कॉम्प्लीमेंट्री पेयरिंग, और वो कब हुआ, जब आपने सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से को ट्रीट किया। अगर डिफरेंट करते तो फिर ये सीक्वेंस डिफरेंट होता, बात समझ आ गई। और दूसरा देखो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का मैंने बताया था ना, स्टिकी एंड कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, देखो ये इसके साथ आकर जुड़ गए, बात समझ आ गई। तो इस तरह से ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया, देखो दैट इज रिकॉम्बिनेंट डीएनए। इज दैट क्लियर। तो एनसीईआरटी में ये डायग्राम है बच्चों, और इस डायग्राम के क्वेश्चन सीबीएसई ने बहुत बार पूछे हैं, मेडिकल एग्जामिनेशन में भी आता है। तो ये दो डायग्राम है एक ही पेज पर, आप इन दोनों को बहुत अच्छे से देखेंगे, ठीक है ना, क्लियर हुआ। तो ये समझ आए ना आपको अच्छे से, तो बुक में आज देख लेना, है ना। इसी तरह बच्चों देखो वो जो दूसरा डायग्राम एनसीईआरटी में दे रखा है वो तो बहुत ही सिंपल दे रखा है, वो तो सीधा जस्ट ऐसे दे रखा है, देखो बता देता हूं मैं आपको। उसमें ये दे रखा है देखो कि ये आपका जीन है, ठीक है, और ये आपका वेक्टर बना रखा है, इस तरह से ये वेक्टर बना रखा है और ये आपका डिजायर जीन बना रखा है, राइट। दोनों को रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से ट्रीट किया गया है, जैसे इसको भी इकोआरफस से ट्रीट किया गया और इसको भी इकोआरफस से ट्रीट किया गया, ठीक है। तो ट्रीट करने के बाद इसका ये फ्रेगमेंट है और इसको यूं दिखाया गया है, कटिंग दिखाया गया है इसको इस तरह से, ठीक है। फिर डीएनए लाइगेज यूज किया गया है और डीएनए लाइगेज इनको क्या करेगा बेटा बताओ, जोड़ देगा इस तरह से, ठीक है। ये भी इसके साथ जुड़ जाएगा, ये भी जुड़ जाएगा इसके साथ, ठीक है, और ये बन जाएगा आपका रिकॉम्बिनेंट डीएनए। तो ये तो सिंपल सा डायग्राम है एनसीईआरटी में, तो इन दोनों डायग्राम को आप अच्छे से देखिएगा, राइट। तो अल्टीमेट बच्चों मैंने पूरा क्लीवेज इसका आपको समझा दिया है, ठीक है। अब रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के अंदर आता है बेटा, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का टाइप्स भी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं, हालांकि आपके एनसीईआरटी में नहीं है। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के टाइप्स, बेसिकली रेस्ट्रिक्शन एंजाइम तीन टाइप के पढ़े जाते हैं बेटा, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम फर्स्ट, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम सेकंड और रेस्ट्रिक्शन एंजाइम थर्ड। हालांकि आपके लिए क्वेश्चन एक ही है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग में यूज कौन सा होता है, तो जेनेटिक इंजीनियरिंग में सबसे ज्यादा यूज होता है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम सेकंड, ये मोस्ट यूजेबल है। इसमें जीई क्या है, जेनेटिक इंजीनियरिंग। अभी देख लो चलो, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम फर्स्ट क्या करता है, एक तो ये 1000 बेस पेयर, 1000 बेस पेयर अवे फ्रॉम रिकॉग्निशन साइट, यानी ये कट करेगा जो इसकी रिकॉग्निशन साइट है उससे 1000 बेस पेयर दूर जाके। जैसे सपोज करो कि ये रिकॉग्निशन साइट है, यानी काटना इसको है, लेकिन ये इससे 1000 बेस पेयर दूर जाके कट लगाएगा। सपोज करो ये यहां जाकर कट लगाएगा, तो जो रेस्ट्रिक्शन साइट काटनी है
जो रिकॉग्निशन साइट काटनी है उसको नहीं कट करेगा, उससे दूर जाके कट करता है। ये लगभग कितना 1000 बेस पेयर दूर जाके काटता है। इज दैट क्लियर? एक तो ये बात, ठीक है, ये बात समझ आई। दूसरी बात कि इसको जो क्लीवेज करने के लिए, फॉर क्लीवेज इसको कोफैक्टर की नीड होती है। किसकी नीड होती है? कोफैक्टर। इसके साथ साथ इसको एटीपी की नीड होती है, ये रिक्वायर्ड है इसे, ये भी चाहिए इसको, और ये लेस यूजेबल है जेनेटिक इंजीनियरिंग। अब बात आती है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम सेकेंड। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, ठीक है ना, कट टू रिकॉग्निशन साइट, ठीक है ना, ये डायरेक्ट रिकॉग्निशन साइट को काटता है। समझ आ गया एकदम अच्छे से? कट टू रिकॉग्निशन साइट, लगभग 6 बेस पेयर का सीक्वेंस ये कट करता है, अप्रोक्स 4 to 6 बेस पेयर लिख देते हैं, उसको ये कट करता है, ठीक है ना, एकदम सेंटर से काटेगा, एकदम जो रिकॉग्निशन साइट है उसी को काटेगा एकदम, ठीक है ना। एक इसे ओनली Mg+2 रिक्वायर्ड, केवल इसे Mg+2 की जरूरत है, एटीपी की जरूरत नहीं है। बात समझ आई? नो नीड ऑफ मेथाइलेशन, इसको मेथाइलेशन की भी रिक्वायरमेंट होती है, मेथाइलेशन भी रिक्वायर्ड होता है इसको, जबकि इसको ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। और सबसे देखो, डायरेक्ट रिकॉग्निशन साइट को कट टू रिकॉग्निशन साइट फ्रॉम सेंटर, है ना, इसीलिए ये मोस्ट यूजेबल है जेनेटिक इंजीनियरिंग में, करेक्ट। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ये भी लगभग 20 से 30 बेस पेयर अवे कट करता है, किसको? फ्रॉम रिकॉग्निशन साइट, कट टू डीएनए। ये भी रिकॉग्निशन साइट से थोड़ा दूर जाके काटता है, और इसको भी बेटा एटीपी की भी जरूरत है, कोफैक्टर की भी जरूरत है, ठीक है ना, वो भी इसको रिक्वायर्ड है। तो आप समझिए बच्चों, वो खैर ये आपके दोनों ही काम की बात नहीं, आपको एक ही काम की बात है, वो है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम सेकेंड यूज होता है जेनेटिक इंजीनियरिंग में। डायरेक्ट ये सेंटर से काटता है रिकॉग्निशन साइट को, लगभग 4 से 6 बेस पेयर का सीक्वेंस काटता है, और ओनली Mg+2 रिक्वायर्ड है, एटीपी की और मेथाइलेशन की इसे कोई जरूरत नहीं है। नो नीड ऑफ एटीपी एंड मेथाइलेशन। इज दैट क्लियर? तो ये आपका टाइम है, ठीक है भाई। इसके बाद बच्चों आपका इसमें आता है इसका नोमेनक्लेचर, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का नोमेनक्लेचर। देखो मैं फिर कह देता हूं, मैं एकदम फंडामेंटल लेक्चर दे रहा हूं आपको, है ना, बहुत जल्दबाजी में, क्योंकि मैं आपको बेसिक तैयार कर दूंगा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का, इससे आप कोई भी रेफरेंस पढ़ सकते हैं, ठीक है ना, ये चीज ध्यान रखें। अब आप इसका नोमेनक्लेचर देखिए, नोमेनक्लेचर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का जो नोमेनक्लेचर है, जो एंजाइम कमीशन ने इसका नोमेनक्लेचर दिया है, वो क्या दिया है कि इन्होंने ये बोला है कि फर्स्ट लेटर फ्रॉम जीनस ऑफ बैक्टीरिया, जिससे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम आइसोलेट किया गया है, उस बैक्टीरिया के जीनस का पहला लेटर आपको लेना है, और वो भी कैपिटल लेना है, कैपिटल लेटर आपको लेना है। चलो अपन एक एग्जांपल से इसको क्या करते हैं। जैसे एक बैक्टीरिया है एस्केरिसिया कोलाई RY13, ये बैक्टीरिया है, इससे हम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ले रहे हैं। तो देखो फर्स्ट लेटर लेना है जीनस का, जीनस क्या होता है, ये जीनस है, तो इसका पहला लेटर लेना है आपको, तो पहला लेटर क्या ले लिया, ई ले लिया, और वो भी कैपिटल लेना है, ले लिया, राइट। पहला लेटर किसको रिप्रेजेंट करेगा, जीनस को। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे कि आप देखो हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, ठीक है, तो इसका जो फर्स्ट लेटर है वो क्या आएगा, जीनस आएगा, एच आएगा फर्स्ट लेटर, राइट। अब देखो क्या है, फिर फर्स्ट 2 लेटर स्पीसीज के लेने हैं बैक्टीरिया, फिर 2 लेटर स्पीसीज के लेने हैं, और वो जो लेटर लेंगे आप वो स्मॉल लेटर लेंगे। सो देखो ये इसकी स्पीसीज ये है, तो इसके 2 लेटर लेने हैं आपको, इको, तो ये जीनस को रिप्रेजेंट कर गया, ये स्पीसीज को। इसी तरह इसमें देखो स्पीसीज क्या है, ये इन्फ्लुएंजा स्पीसीज है, तो इसके पहले 2 लेटर आप लेंगे, क्या लेंगे, IN, ये स्मॉल लेंगे। तो H रिप्रेजेंट टू जीनस, IN रिप्रेजेंट टू स्पीसीज। इज दैट क्लियर? 2 लेटर। अब क्या बोल रहा है ये कि
इसके बाद आपको कोई स्ट्रेन या प्लाज्मिड का नेम दे रखा होगा। तो इसका जो ये RY13 है ये स्ट्रेन है, तो अब आप इसका वो स्ट्रेन लिखोगे, देखो R इक्वल R, और इसका एक प्लाज्मिड का सिंबल होता है D। प्लाज्मिड स्ट्रेन एक वैरायटी है जो प्लाज्मिड के बेस पर है, तो इसका क्या आ गया, D आ गया, ठीक है ना। ये स्ट्रेन हो गया या प्लाज्मिड, राइट, वो आपको लेना। उसके बाद आएगा रोमन नंबर। तो रोमन नंबर क्या होगी, रोमन नंबर वो होगा जो कि एंजाइम आइसोलेटेड सीक्वेंस होगा फ्रॉम दिस बैक्टीरिया। इस बैक्टीरिया से ये एंजाइम कितने नंबर पर आइसोलेट हुआ, यानी तो इको आर फर्स्ट, मतलब ये पहले नंबर पर आइसोलेट हुआ। इसका मतलब ये नहीं है कि फर्स्ट टाइप का है, नहीं, ये पहला आइसोलेट हुआ। जैसे देखो हिंद सेकंड, मतलब ये सेकंड नंबर पर आइसोलेट हुआ। देखिए इधर देखो हिंद थर्ड, मतलब ये तीसरे नंबर पर आइसोलेट हुआ। बात समझ आ रही है आपको। तो ये जो रोमन नंबर है वो एंजाइम आइसोलेटेड सीक्वेंस है फ्रॉम दिस बैक्टीरिया, कि इस बैक्टीरिया से ये कौन सा एंजाइम आइसोलेट हुआ है। सो दैट इज नोमेनक्लेचर, ठीक है ना। फर्स्ट लेटर जीनस का, उसके बाद के दो लेटर स्पीसीज के, फिर प्लाज्मिड या स्ट्रेन का आएगा और फिर रोमन आएगा। हाँ एक और है कि अगर हो सके तो पहले आर लगा दें। पहले आर का मतलब है कि ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है, हो सके तो पहले आर लगा दें, बट दिस इज नॉट कंपलसरी, ये कंपलसरी नहीं है। हो सके तो लगाएं, नहीं तो कोई कंपलसरी नहीं। आप देखें पहले मैंने जो भी एग्जांपल दिए थे उनमें कहीं भी इस तरह का मैंने आर नहीं मेंशन किया था, क्योंकि आर मेंशन करना जरूरी नहीं है। बात समझ आ गई। तो ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का एक ओवरऑल मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया है। होपफुली आप इसको अच्छे से समझ पाएंगे, ठीक है, और समझना भी है आपको। कोई भी डाउट है तो वो अपन ऑनलाइन क्लास में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम समझ आ गया आपको, ओके। इसके बाद बेटा मैंने आपको बताया था एंजाइम तीन तरह के हमने लिए थे आज। एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम था, और एक क्या था, डीएनए पॉलीमरेज, और एक था डीएनए लाइगेज। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग में जो डीएनए पॉलीमरेज यूज किया जाता है, डीएनए पॉलीमरेज, ये क्या करेगा बेटा, डीएनए सिंथेसिस करने का काम करेगा। ये तो आपको पता है, रेप्लिकेशन का काम करता है ना, डीएनए सिंथेसिस, न्यू डीएनए बनाने का काम करता है। और जो यहाँ पर जो एंजाइम यूज होता है जेनेटिक इंजीनियरिंग में, वो होता है डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट। ये आपके लिए क्वेश्चन है, क्योंकि आपको मैंने बताया था कि इन विट्रो कंडीशन में, लैब कंडीशन में अगर आपको डीएनए बनाना है, आर्टिफिशियली अगर डीएनए बनाना है, तो डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट ही यूज होगा। इज दैट क्लियर। तो ये डीएनए पॉलीमरेज डीएनए सिंथेसिस का काम करता है। इसी तरह देखो एक और एंजाइम मैंने आपको बताया था, डीएनए लाइगेज। लाइगेज क्या करता है बेटा, ये क्या करेगा बेटा, बाइंड करेगा डीएनए फ्रेगमेंट्स को, बाइंड टू डीएनए फ्रेगमेंट, है ना, बाय फॉर्मेशन ऑफ फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बनाता है, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनाता है। जैसे कि देखो ये एक डीएनए है और ये दूसरा डीएनए है, तो ये डीएनए फ्रेगमेंट है। तो डीएनए लाइगेज क्या करता है बेटा कि इन दोनों के बीच में यहाँ पर फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बना होता है, और ये देखो डीएनए बाइंड हो जाए। और इसके लिए एनर्जी कहाँ से यूज करेगा, सेल से। भाई घर पे मिस्त्री लगाए तो भाई खाना कहाँ से खाएगा, उसी घर से ही खाएगा, है ना। या जो एनर्जी लेगा वो, या जो भी मनी लेगा वो घर वालों से ही लेगा। तो जिस सेल में ये फंक्शन कर रहा है उसी सेल से ये एनर्जी लेगा, एनर्जी ऑब्टेन फ्रॉम सेल। इज दैट क्लियर। और जेनेटिक इंजीनियरिंग में T4 लाइगेज यूज होता है, यूजिंग जेनेटिक इंजीनियरिंग, तो उसका नाम है T4 लाइगेज। ये बैक्टीरियोफेज, T4 क्या है, बैक्टीरियोफेज। ये बैक्टीरियोफेज का लाइगेज एंजाइम जो है वो आइसोलेटेड करके यूज किया जाता है। T4 लाइगेज यूजिंग जेनेटिक इंजीनियरिंग। और T4 लाइगेज किससे ऑब्टेन किया जाता है, बैक्टीरियोफेज से। होपफुली आपको समझ आया होगा, है ना। और बाकी कोई डाउट है तो अपन क्लास में डिस्कस कर लेंगे। तो आज एक पार्ट टूल पूरा कर लिया हमने। कौन सा टूल पूरा कर लिया, एंजाइम का, ठीक है। कल बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट होगा हमारा वेक्टर का। ओके, थैंक यू वेरी मच।